So units and measurements, CBSE 11 physics. This would be in the physics 1, I think. तो दिस सीरीज मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि जो हमें पढ़ाया गया था 11th और 12th में, जब मैं 11th और 12th में था, जिस तरह हमें पढ़ाना चाहिए था उस तरह हमें पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि जो पढ़ाने वाले थे शायद उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। वो लोग बीएससी एमएससी फिजिक्स करके आते हैं और ये पढ़ा देते हैं, बट उन्हें इसका रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है ये पता नहीं होता। एंड द रियल रीज़न या फिर जो कारण है जिसके वजह से मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, ये इसलिए है कि जो भी अभी एग्ज़ाम्स होंगे मार्च में या फिर जब भी फाइनल होगा, तभी मुझे पता है बहुत लोग लास्ट मिनट प्रिपेयर करने वाले हैं, तो उनके लिए ये संक्षिप्त में फटाफट ये रिवाइज हो और उनको चीज़ें समझ में भी आए और उसके ऊपर इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ आए ये भी समझ में आए। तो इसमें फर्स्ट पेज दीज पिक्चर्स, ये जो पिक्चर है ये मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि आपको इसका थोड़ा अंदाज़ा हो। तो जो टॉप लेफ्ट में जो स्फेरिकल बॉल है, दिस इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन, सिलिकॉन से बनाया गया है। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस मास को रिप्लेस करेगा इन द फ्यूचर। जो भविष्य में स्टैंडर्ड रेफरेंस मास फॉर 1 किलोग्राम बनाए जाएंगे वो इस सिलिकॉन बॉल से बनाया जाएगा, क्योंकि इसका मास चेंज नहीं होता। लेकिन जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड में रखा हुआ सेंट्रल मास है, वो रेफरेंस मास जो है वो पेरिस में है। एंड ऑल आवर किलोग्राम्स एंड ऑल आवर मेजरमेंट्स आर बेस्ड एज अ रेफरेंस टू दिस। तो जो भी हम मास लेंगे एज 1 kg, वो इसके तुलना में कितना होगा, वही होगा हमारा 1 किलोग्राम। तो अगर इस किलोग्राम को कुछ हो जाता है तो हमारा पूरा मेजरमेंट सिस्टम ऊपर से नीचे हो जाएगा। एंड दिस वेट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफिस इज ऑल्सो इन फ्रांस। ये फ्रांस में है। अगर आप कभी फ्रांस जाएंगे तो यू कैन गो हियर एंड सी द स्टैंडर्ड मीटर एंड यू कैन ऑल्सो सी द स्टैंडर्ड मास। और नीचे लेफ्ट कॉर्नर में जो ये इक्विपमेंट है, दिस इक्विपमेंट इज गोइंग टू बेसिकली measure 1 kilogram in Planck's constant and speed of light। जो लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी रफ्तार और प्लांक्स कांस्टेंट h, उसकी तुलना में हम लोग कैलिब्रेट करेंगे किलोग्राम को। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आगे बताऊंगा। सो इनिशियली व्हाट अबाउट मी, माय नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट थिंक ऑफ an anonymous person who has completed bachelor's in mechanical engineering और मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है डिज़ाइन इंजीनियरिंग में। I was one of the rank holders as well and I have extensive research experience। कॉन्फ्रेंस भी मैंने पेपर लिखा हुआ है 3D प्रिंटिंग में और मैंने प्रेजेंट भी किया है, गेट भी मैंने निकाला है। I have lots of experience in robotics, सिस्टम डिज़ाइन, मुझे एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी जाके काम करने का मौका मिला है। And 3D printing technology also I have worked on, and if I have made a research paper तो मुझे पता ही होगा। And computational fluid dynamics is something that you will always work on if you are a design engineer। और वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम पर भी मैंने थोड़ा काम किया है, तो आई नो लॉट ऑफ वाइब्रेशन, मुझे वाइब्रेशन के बारे में पता है। इसको सुन के भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, सुनने में बहुत ही खतरनाक लगते हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट गोइंग थ्रू इट, अब एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आसान लगेगा। बट ये सब हायर स्टडीज़ की बात है, तो यू डोंट हैव टू गेट वरीड। सो इंट्रोडक्शन, कमिंग बैक टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। द इंट्रोडक्शन में जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, दे टॉक अबाउट अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है कि कभी भी हम कोई भी चीज़ कुछ मेजर करने की चक्कर में रहते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट पता होना चाहिए, एक ऐसा यूनिट जो इनफैलेबल हो, यानी जो कभी चेंज ना हो, जो कांस्टेंट रहे। तो उसकी तुलना में कितना गुना ज़्यादा या कम है इज गोइंग टू बी द वे वी मेजर थिंग्स। तो अगर हमारे पास 1 यूनिट ऑफ मेजर है, एक यूनिट का हमें पता है, तो अगर हमने किसी चीज़ की तुलना की तो हमें उसका मैग्नीट्यूड पता होगा और उसको मल्टीप्लाई कर कर हम उस यूनिट को रखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमने जो चीज़ नापा है वो कितनी गुनी बड़ी है या कितनी गुनी छोटी है। द रीज़न ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मेजरमेंट मैं लूँगा और जो मेजरमेंट कोई और लेगा, इसका कंपैरिजन जब हम करेंगे, इसकी जब हम तुलना करेंगे, तब वो
कंपेरेबल या एग्जैक्ट होना चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये होगा कि अगर मैंने टेम्परेचर नापा मेरे थर्मोमीटर से और किसी और ने टेम्परेचर नापा उनके थर्मोमीटर से, और अगर हमारे दोनों के थर्मोमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट पर बेस्ड नहीं है, तो हम एक दूसरे का डेटा कभी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा डेटा जो होगा वो मेरे पास होगा, किसी और के पास जो होगा डेटा वो उनके पास रह जाएगा, इसका कोई वैलिडिटी नहीं बचता। लेकिन ऑल आवर थर्मोमीटर, सारे थर्मोमीटर जो भी हम बाजार में खरीदेंगे या फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे, वो सारे एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर्ड हैं और कैलिब्रेटेड हैं। इसलिए हमारा थर्मोमीटर पे अभी कोविड के समय पे अगर वो 97 डिग्रीज फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपके थर्मोमीटर में भी अगर मैंने नापा वो 97 ही दिखाएगा, बिकॉज बोथ आवर थर्मोमीटर्स आर कैलिब्रेटेड इन दैट वे। दूसरी बात जो बताते हैं इस पैराग्राफ में, दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो आगे आप सीखेंगे, उनके पीछे कोई और यूनिट नहीं होता, वो स्टैंड अलोन यूनिट्स होते हैं। जैसे मीटर, सेकंड और मास, इनके पीछे कोई यूनिट नहीं है, ये स्टैंडर्ड बेसिक्स फंडामेंटल यूनिट्स है। इनके इस्तेमाल से ही आगे के यूनिट्स डिराइव होंगे। लाइक मीटर इज अ स्टैंड अलोन यूनिट, बट वेलोसिटी जब आप नापोगे तब आपको मीटर भी लगेगा और टाइम भी लगेगा, या लेंथ भी लगेगा और टाइम भी लगेगा। तो वेलोसिटी meters per second is actually a derived quantity, but meters and seconds are fundamental quantities. So just aside, मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैंने पहले भी बताया था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था जब मैं कॉलेज में देखता था कि जो हमारे अध्यापक थे उन लोगों को खास कुछ पता नहीं रहता था, वो सिर्फ एमएससी पढ़ के आते थे, उनको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, और उनको क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है कुछ मालूम नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, आप जाके अपने मैथ्स टीचर को पूछिए डिफरेंशियल इक्वेशंस का कहाँ इस्तेमाल होता है, वो अगर बता दे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। और वो ये स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब, ये मैं अपने ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल करूँगा। उनको पता ही नहीं है कि उनके रोज़ के चीज़ों में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रहे हैं। ये टीचर का ये काम होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स में एक स्पार्क यानी चिंगारी जगाए, जिससे वो आगे पढ़ने की कोशिश करे। अगर वो पढ़ेगा ही नहीं, अगर उसको वो स्पार्क नहीं होगा, तो दैट पर्सन विल नेवर हैव इंटरेस्ट इन एनी ऑफ दिस। और मैं ये सारी चीज़ें इस तरह कवर करूंगा कि मैकेनिकल सिस्टम्स में और नॉर्मल डे टू डे चीज़ों में किस तरह यूज होता है। सिस्टम इंटरनेशनल्स जो है एक गवर्निंग बॉडी है जो सारे सिस्टम और उसके यूनिट्स को डिसाइड करता है। इन SI, व्हेन वी से SI यूनिट्स, और जब हम SI यूनिट्स कहते हैं, इन इंग्लिश इट वुड बी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, but in French it would be Sistema International d'Unité. It is French abbreviation. On top of that, जब हम आगे बढ़ेंगे, उन्होंने पेपर में यानी उनके NCERT बुक में स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता है वो दिया हुआ है, लाइक लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी लाइक एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनोसिटी दैट इज कैंडेला। वो मैं आगे वाले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर जो इमेज मैंने उठाया इंटरनेट से, जस्ट एज एन असाइड विच वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग, जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था केजी का जो रेप्लिका था, द स्टैंडर्ड किलोग्राम इन ब्लू बैकग्राउंड, देर आर मल्टीपल सच रेप्लिकाज विच हैव बीन मेड। ये इसीलिए रेप्लिका बनाया गया है क्योंकि अगर एक को कुछ हो गया तो पूरा सिस्टम ही गिर जाएगा, एंटायर साइंस विल कोलैप्स ऑन दैट डे। सो व्हाट दे डिड इज उन्होंने बहुत सारे रेप्लिकास बनाए और उन्होंने कंपेयर किया कि हर साल उन सभी रेप्लिका में से कितना चेंज आता है, हर साल कितना एक दूसरे से डाइवर्ज करते जाएंगे। तो दिस इज अ अलार्मिंग ट्रेंड, दिस इज अ बैड ट्रेंड दैट इन 1900s उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम था, बट 1989 आते आते
उनमें बहुत फर्क आ गया है. That is the reason why they are converting our standard reference kilogram with the on the basis of some constants, universal constants like Planck's constant और velocity of light. C और H ऐसे numbers है जो आपने एक बार measure कर दिया, उनको कभी आप change नहीं कर सकते. बट उसमें एक और fundamental fallacy है, मैं वो आगे समझाऊंगा. So here length is actually nothing but the speed of light, the time it takes for 1 by C to time it takes for the light to come to pass 1 meter, यानी उतना distance इतने टाइम में अगर वो गया तो that is 1 meter. They have defined it with speed of light. So the fixed numerical value of speed of light in vacuum is that much, and it is expressed in meters per second, where the second is defined in terms of cesium frequency. So अगर हम टाइम की तरफ चलते हैं, वो बेसिकली वाइब्रेशंस जो सीजियम 133 एटम देता है इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, उन्होंने उतना वाइब्रेशन मिलते ही एक सेकेंड बोल दिया. So mass of a kilogram is also measured in that way. It is defined by taking the fixed numerical value of the Planck's constant when expressed in joules second, and where meter and second are again defined by speed of light. तो इलेक्ट्रिसिटी में भी उतना कोलम अगर पास होता है, इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन इट पासेस थ्रू, वी से इट इज 1 एम्पियर. ऑल दीज थिंग्स आर नॉट टेरिबली इंपॉर्टेंट. ये जो है आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है एग्जाम में, बट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. दैट एंड ऑल्सो दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल एंड ऑल, दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड बाय केमिस्ट्स, and it is not very much used by mechanical or these kind of people. It is mostly used by basic science chemists. अगर आप reality में देखोगे, in real industry situations, no one is calculating anything in mole. Everyone is calculating in grams because it is convenient. Molar mass is defined in terms of atoms and Avogadro's number. इंडस्ट्री में उतना टाइम नहीं होता और उतने मेजरमेंट करने का वक्त नहीं होता कि वो सब देखें. वो सीधा ग्राम्स लेते हैं और काम खत्म करते हैं. दिस मच ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस मच ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मिक्स इन वाटर, बस इतना ही होता है. मोल मोल कोई नहीं करता. एक बार साइंटिस्ट डिसाइड कर देता है, देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विल बी ऑल रिटन इन ग्राम्स. लुमिनोसिटी पे मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको कहूँगा, एंड दैट वुड बी, आपने लक्स सोप का नाम सुना होगा. लक्स इज ऑल्सो अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ लाइट. So they have named their soap Lux. So you can think about what they want to sell and what is the idea that they have in their mind. Measurement of large distances. ये काफ़ी important चीज़ है जो स्कूल में या कॉलेज में कभी समझाया नहीं जाता. There is a huge need of measuring large distances all over the engineering and construction places. एक उदाहरण के लिए, अगर आप ब्रिज बना रहे हो, लंबा सा ब्रिज बना रहे हो ऑन अर्थ, लाइक 2 पार्ट्स ऑफ अ ओशन यू वांट टू कनेक्ट, इतना लंबा डिस्टेंस होगा, आप टेप लेकर जा नहीं सकते. यू विल हैव टू बी क्लेवर विद इट. यू विल हैव टू यूज क्लेवर मेथड्स एंड परफॉर्म दीज मेजरमेंट्स. ये एस्ट्रोनॉमी में तो यूज करना ही पड़ेगा बिकॉज आपके पास कोई चारा नहीं है. बट इवन इन डे टू डे लाइफ लाइक सर्वेइंग, जो आपके आर्किटेक्चर पढ़ने वाले दोस्त करते होंगे, दे वुड बी यूजिंग सच क्लेवर मेथड्स. आपने देखा होगा जब भी कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ लोग दूरबीन टाइप का लेकर आते हैं, एक बंदा लकड़ी लेकर दूर खड़ा रहता है और वो बात करते रहते हैं. व्हाट दे आर यूजिंग इज द पैरालैक्स मेथड. ये पैरालैक्स मेथड इज टोटली बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेशन, बट इट इज सच a useful tool that everyone is using it. To give an example, here in this thing they have said that they want to measure the distance between a star and Earth. If this is the star and this is the Earth, what they do is वो एक part of the Earth से ये star का measurement लेंगे reference, और फिर दूसरे side पर जब Earth turn होगा as the day progresses, they would calculate this angle.
और हमें अर्थ का डायमीटर तो मालूम ही है, तो एक बार अगर हमें डायमीटर का पता चल गया, अगर हमें डायमीटर समझ में आ गया, so we can calculate how much this would be based on approximations and mathematics. इसका कुछ नहीं, रेडियन फॉर्मूला यूज होता है और उससे वो पैरेलैक्स एंगल, इस थीटा को पैरेलैक्स एंगल कहते हैं, इसको वो ढूंढ लेते हैं. So here they have demonstrated the same thing. What this is we want to know the distance d, okay, and we know by the approximations of radians that if you have a distance d here, not this distance, if you have a distance d and you know this arc length as b and you know this as theta, then b is equal to theta times d. ये स्टैंडर्ड रेडियन आर्क है. अभी आप बोलोगे कि ये आर्क कह रहे हो और यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, दैट इज वाई दिस इज अ अप्रोक्सीमेशन. उन्होंने अप्रोक्सीमेट किया है कि इतना लंबा डिस्टेंस होता है कि ये आर्क भी स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर कर सकते हैं. इफ इट इज 50 बिलियन किलोमीटर्स इन डायमीटर, ओके, 50 बिलियन किलोमीटर्स इन डायमीटर, अगर वो 50 बिलियन में से कुछ 100 मिलियन ऊपर नीचे अगर हो गया, प्लस माइनस 100 मिलियन, कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज व्हाई वी कैन अप्रोक्सीमेट एन आर्क एज अ लाइन. नाउ दिस वुड साउंड ट्रिवियल. अगर आप कहीं कोचिंग करने जाओगे, कोचिंग क्लासेस, दिस IIT JEE कोचिंग क्लासेस, दे वुड ऑल मेक इट सो इजी. ये इतना आसान है करके वो they'll just use it. ये आर्क हम लाइन बना रहे हैं, बट इसके पीछे काफी डीप अंडरस्टैंडिंग है, काफी गहरा समझने की जरूरत है, तभी आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो. ये अप्रोक्सीमेशन आप हर जगह नहीं कर सकते. अगर आपको 50 मीटर दूर का कोई चीज नापना है और आपने अगर ऐसा अप्रोक्सीमेशन कर दिया तो आप यू विल बी ऑफ बाय अ लार्ज डिस्टेंस. आप 2-3 मीटर ऊपर नीचे हो सकते हो. इट कैन बी वेरी बैड कॉन्सिक्वेंस व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग. जस्ट एन असाइड. अगेन यहाँ पर भी sun's angular diameter is measured to be itna minutes and the distance d of the sun from earth is 1.49 10 raised to 11 meters. And what is the diameter of the sun? The thing is यहाँ पर उनको एक डायग्राम देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया. इससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अल्फा उन्होंने मेजर कैसे किया है. So if you think about it logically, you would also come to this conclusion only. If this is the sun and this is your point observer, then ये जो एंगल होगा, this angle alpha is what they are talking about. And if they are saying d is equal to alpha d, any small d is equal to alpha times the distance from your observer to the center of the sun, you can measure the diameter of the sun basically. But इसमें चैलेंज ये है कि आपको पहले d ढूंढना पड़ेगा, distance from sun to observer. This would require a different kind of physics to measure it. इन्होंने सीधा यहाँ पर दे दिया है, हम यूज कर रहे हैं, बट इतना आसान असलियत में नहीं होता. Estimation of very small distances, the size of a molecule. ये इतना क्यों important है और हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसको अगर मैं बताऊं, अगर आप कोई भी रिसर्च करेंगे या कोई भी ऐसा चीज मेजर करना चाहते हैं विच इज वेरी 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 स्मॉल, एंड दीज थिंग्स कम अप ऑल द टाइम. टू गिव एन एग्जांपल, लेट्स से आप पोल्यूशन मेजर कर रहे हैं, तो पोल्यूशन में मिलने वाले जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उनको जो मेजर किया जाता है, स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, डर्ट पार्टिकल्स, विच दे कॉल्ड एज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM. इनको मेजर अगर हमें करना है तो हम कन्वेंशनल मेथड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कन्वेंशनल चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. हमें कोई ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा जो ये सब मेजर करे. लाइक आप ब्लड टेस्ट देने जाते हो, द साइज ऑफ द ब्लड सेल इज ऑल्सो मेजर्ड. वो माइक्रोस्कोप में उनके एक मेथोडोलॉजी से, कैलिब्रेटेड मेथोडोलॉजी से वो यूज करते हैं, उसको ढूंढते हैं. तो इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं
कि अगर बहुत छोटी चीज को मेजर करना है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विल नॉट वर्क ऑल द टाइम। वो क्या है, अगर आपको एटम्स देखने हैं, एटम्स का स्ट्रक्चर आपको अगर देखना है, तो एटम्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट उनको टकराता ही नहीं। लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो इतना बड़ा वेवलेंथ होता है कि वो एटम्स को मिस कर जाता है। एंड यू कैन नॉट सी atoms like that because the only way you can see anything is something if it reflects back। अगर आपको कोई चीज दिख रही है क्योंकि वो लाइट आकर रिफ्लेक्ट होकर गई है और आपके आंखों में जा रही है, बट एटम्स के कंटेक्स्ट में लाइट का वेवलेंथ जो होता है, ये जो वेवलेंथ है, this lambda is so large that it cannot capture atoms। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सो हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क, जस्ट एज एन असाइड आई कैन टेल यू, ये इसलिए समझना नेसेसरी है क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड अ लॉट। सो द वे इट वर्क्स इज यू वुड हैव अ इलेक्ट्रॉन दिस गन। यहाँ पर एक फिलामेंट होता है जो हाई टेम्परेचर हीटिंग करता है, और यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक एक्सेलरेटर्स होते हैं, focusing beams and all are there। It focuses this electron on your specimen। वो 1 2 3 4 करके स्कैन करते जाता है, और वो एक 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 बर्स्ट्स मारता है, लाइक अ गन बर्स्ट, इट बर्स्ट। और जब वो गन को चलाते हैं, लाइक दिस इलेक्ट्रॉन गन व्हेन दे स्टार्टेड, व्हेन इट हिट्स अ पार्ट, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है। उस चेंज हुए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। दिस इलेक्ट्रॉन कैप्चर हैज अ पोटेंशियल, दैट इज व्हाई व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स हियर, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल कैप्चर्ड इनसाइड दिस। और सीरियल वे में जब इलेक्ट्रॉन एक 1 2 3 4 पिक्सल की तरह वो गन फायर करता है, इन द एंड यू विल गेट द कंप्लीट स्पेसिमेन इमेज एंड में। लेकिन ये इमेज कलर इमेज नहीं होते, ये किसी और तरीके से किया जाता है। एंड हियर ऑल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट मेजरिंग विथ टनलिंग माइक्रोस्कोपी, इसको नोबेल प्राइज भी मिला गया है। सो इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस, देन you will have to take basic science, but measurement is the basis of all scientific discovery and things। So measurement is something which you need to be very well versed with। अभी आते हैं रेंज ऑफ लेंथ। ये सब बकवास लगता है जब हम पढ़ते हैं, बट इनका बहुत इस्तेमाल है इंजीनियरिंग में और कंस्ट्रक्शंस में। व्हेनेवर यू विल सी एनीथिंग डिज़ाइन, कोई भी चीज़ डिज़ाइन होती है, इंजीनियर होती है, उनमें ये सारे चीज़ों का बहुत अहमियत है। इसमें रेंज जो कहा जाता है, ये रेंज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस रेंज डेटा के मदद से ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आगे आपका डिज़ाइन किस तरह होगा। तो अगर आपको पता है कि जिन डिस्टेंसेस की आप बात कर रहे हैं बिटवीन टू बॉडीज is of the order of 10 raised to 20 or so, then all your engineering which is done on one side or the other side would be all based on how to calculate distances in this। तो अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जीपीएस सिस्टम जब बनाते हैं तब उनको पता है कि डिस्टेंस का जो रेंज है, वो डिस्टेंस का रेंज इज नथिंग बट अ फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स, इतना ही है। तो जो इक्विपमेंट्स उन सैटेलाइट्स में डिजाइन किए जाएंगे, दो सैटेलाइट इक्विपमेंट्स वुड ऑल बी हैविंग द प्रिसिजन टू मेजर हाईली प्रिसाइसली अ फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स। वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स उतना मेजर नहीं करेंगे, फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स इट विल मेजर। बट इफ यू आर डिजाइनिंग अ स्पेस सिस्टम लाइक दिस मंगलयान विच इसरो पीपल सेंट, उसमें हमारे जो डिस्टेंसेस का जो रेंज होगा, इट विल बी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ थाउजेंड्स। सो आवर ऑल इक्विपमेंट्स लाइक आवर रेडियो इक्विपमेंट, आवर ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होंगे, उनका जो प्रिसीजन और उसमें जो इंजीनियरिंग हमें डालना पड़ेगा, वो उन रेंजेस के लिए हम डालेंगे। तो ये सब इंजीनियरिंग डिसीजंस लेने के लिए, डिसाइड करने के लिए हमें रेंज ऑफ लेंस के बारे में पता होना चाहिए।
That is why they have mentioned the size of the objects we come across in the universe vary over a very wide range. These may vary from the size of the order of 10 raised to minus 14 of a tiny atom nucleus to 10 raised to 26 meters of the extent of the observable universe. और उसमें कीवर्ड है observable universe, not the universe. Okay, there is no such thing as a universe, there is only observable universe. और इसमें उन्होंने ये दिखाया है कि हम कौन से यूनिट को किसके लिए यूज करेंगे. लाइक अगर आपको मिलीमीटर्स यूज करना है तो आपका आप जिस चीज को मेजर करना चाहते हैं उसका रेंज उसी के आसपास होना चाहिए. लाइक अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप में मेजर कर सकते हो, बट आपका स्कूल और आपका घर कितना दूर है, अगर आप में मेजर करोगे तो डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा. तो इस इंस्टेंस पे या ऐसे चीजों में आपको पता होना चाहिए कि आपका रेंज ऑफ लेंस जो है वो क्या है, वो किलोमीटर्स है कि मीटर्स है कि मिलीमीटर्स है, ये आपको पता होना चाहिए. एंड ऑल्सो जस्ट अनदर साइड, नेवर मेंशन एनी डिमेंशन इन सेंटीमीटर्स, ऑलवेज मेंशन ऑल डिमेंशंस इन मिलीमीटर्स इफ इट इज एन इंजीनियरिंग कंपोनेंट और एनी कंपोनेंट. अगर आपको ये बताना है कि हाउ लार्ज इज योर ब्लैक बोर्ड in your college or your school, always tell it in millimeters. Like अगर वो 2 मीटर by 3 मीटर by 2 मीटर है, then always measure it like this. Okay, never measure it as centimeters. It's bad habit. Centimeters is ambiguous. Measurement of mass. अभी आपको लग रहा होगा मेजरमेंट ऑफ मास इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने क्यों डाला है. इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हर जगह मास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कॉस्ट होता है, पैसे जो लगते हैं वो मास पे लगते हैं. अगर आप फल भी खरीदने जाओगे वो केजी के हिसाब से पैसे रखते हैं. मतलब 1 केजी का 200 रुपये, 1 केजी का 50 रुपये. तो इन सब में आपका मेजरमेंट ऑफ मास बहुत सटीक होना चाहिए. अगर आप और भी डेप्थ में जाएं इंजीनियरिंग में या फिर रोजमर्रा की इंजीनियरिंग में, लाइक आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेट्स से बाइक, आप कोई रॉयल एनफील्ड की बाइक बना रहे हैं, तो जो वो इंडस्ट्री होगा उसको कितना लोहा खरीदना पड़ेगा और कितना लोहा सच में चार्ज होगा, वो अगर उसे डिसाइड करना है तो उसे मेजरमेंट ऑफ मास बहुत अच्छे से आना चाहिए. अगर उसमें आपने 1-2 ग्राम की चूक की तो आपको एंड प्रोडक्ट जब बनेगा तब इतना डिफरेंस होगा कि आप लॉस में जा सकते हैं. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने क्या किया है कि ये स्टैंडर्ड मास चेंज ना हो, इसलिए उन्होंने प्लांक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट में कर दिया. और इसका अहमियत मैं बताता हूँ. लेट्स से आपके पास एक स्टैंडर्ड मास है, आपने उसे कह दिया कि ये होगा मेरा 1 kg, और आगे से जो भी 1 kg बनेंगे वो इसके कंपेयर होगा, और नाउ दिस इज ऑल्सो 1 kg. सो दिस इज अवर स्टैंडर्ड मास, SM स्टैंडर्ड मास. बट इसका प्रॉब्लम एक है, अगर टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर बदल गया, लोकेशन चेंज हो गया इन स्पेस, लाइक अगर आप अर्थ पर खड़े हो, नॉर्थ पोल पर ग्रेविटी अलग है, इक्वेटर पर ग्रेविटी अलग है, तो अगर आपने यहाँ पर 1 kg मेजर किया तो आपको कम आएगा, और यहाँ पर आपने अगर मेजर किया तो आप ज़्यादा लेके जा सकते हैं मास. यहीं पर डिस्क्रिपेंसी हो गई योर स्टैंडर्ड मास. एंड प्योरिटी ऑफ आयरन और प्योरिटी ऑफ प्लैटिनम विच दे हैव यूज्ड इज गोइंग टू वेरी. अगर आपने 2-3%, अगर आपने 100% में भी वेरी कर दिया प्योरिटी, तो आपका मास चेंज हो जाएगा. बट अगर आप देखें प्लांक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, नो मैटर वेयर यू आर इन द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स के कौन से भी हिस्से में हो, आप मार्स पर हो या मून पर हो या फिर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में हो, इंटरस्टेलर रीजन में हो, ये कांस्टेंट्स कभी बदलने नहीं वाले. दैट इज द असम्पशन. सो अगर आपने किलोग्राम इन क्वांटिटीज पर बेस कर दिया तो इवन इफ एन एलियन कम्स यू कैन ऑलवेज बी श्योर दैट देयर किलोग्राम एंड आवर किलोग्राम इज द सेम.
दूसरी बात, जो लार्ज मासेस होते हैं उनको मेजर किस तरह किया जाता है? जो लेट्स से द मास ऑफ मून या फिर मास ऑफ सैटर्न, मास ऑफ अर्थ, हाउ डू दे मेजर इट? इनको मेजर करने के लिए आपको कोई तराजू नहीं मिलेगा या फिर इसका कोई लॉजिकल वे नहीं है अपार्ट फ्रॉम यूजिंग सर्टेन फिजिकल फिनोमेनन विच यू सी। लाइक आपको पता है ग्रेविटेशन, laws of gravitation and how it works. You know that force which any two bodies with mass m1 and m2 are going to exert on each other with its center to center distance being r is going to be gravitational constant times mass into the mass of the other divided by r square times hat. Only then this will work. Okay. सो ये डायरेक्शन वेक्टर होता है, इट इज बेस्ड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 2 है, सो ग्रेविटेशन force which would be exerted would be in this direction, okay, from 1 to 2. The force exerted by mass 1 on mass 2 would be in n direction. This is how it works. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लेट्स से हमें अर्थ का मास मेजर करना है, तो हम लेंगे सन और हम लेंगे अर्थ और हम उसका पोजीशन इन स्पेस देखेंगे किस तरह वो मूव करता है फ्रॉम लेट्स से पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 वी वुड सिमुलेट इट. सो व्हाट शुड बी द मास ऑफ द अर्थ so that our earth would move in this fashion? This is the question which is posed. इसकी मदद से हम अर्थ का मास डिटरमाइन करते हैं इटरेटिवली. लेट्स से हमने अर्थ का मास कुछ 10⁻⁶ ले लिया फॉर एग्जांपल और हमने मेजर किया, हमें पता चला कि अर्थ का ऑर्बिट ऐसे जाता है न्यूमेरिकली, which is wrong. So what we do now, we increase it to 10⁻⁷ kg, but we find that it is little bit far away. फिर अगर हमने और थोड़ा मास बदली किया, फिर लेट्स से वो क्लोज टू दिस पाथ अगर चलने लगा, तो हम कहते हैं कि अर्थ मास शुड बी दिस मच. ये होता है इटरेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग व्हेन दे मेंशन ग्रेविटेशनल मेथड्स. ये एनसीईआरटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये सिर्फ ऐसे 2-3 वर्ड कह के निकल लेता है, कथा लिखता रहता है. इसमें काम की चीज क्या है वो ढूंढने के लिए आपको ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसको सच में एक्सपीरियंस हो. And the reason I am able to tell you all this is because I have experience in this. I have done all the numerical modeling. और दूसरी बात है, रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी प्रोपोर्शनल टू चार्ज पार्टिकल से हम इलेक्ट्रॉन मास ढूंढते हैं. इसको कैसे ढूंढते हैं इसका भी मैं बता देता हूँ. So if we have a cathode ray tube और हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये दिस इज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ओके, नॉट इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट. अगर आपने यहाँ पर कोई मैग्नेटिक सोर्स रख दिया ऑफ नोन क्वांटिटी, हाउ मच विल इट डिफ्लेक्ट बाय? इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट, then you can calculate how much the mass of the electron should be. तो इस तरह वो चार्ज पार्टिकल का मास और ये सब या फिर कितना चार्ज है ये सब ढूंढते हैं. ये all these are not terribly important. This will never be asked in any exam. Okay, काम की चीजें आगे. Range and order of lengths. Range and order of lengths are again, ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे आप बहुत चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हो और इससे आप बहुत चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो. अगर आपको पता है कि उसका रेंज क्या है, उसके हिसाब से आप चीज़ें खरीद सकते हो और उसके हिसाब से आप चीज़ें लाइक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन कर सकते हो. लाइक अगर आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर एग्जांपल वी टेक 10⁻⁷ के ऑर्डर में है इन मीटर्स. Okay, so if it is 10⁻⁷ meters, then you can easily say that it is a few millimeters in precision. So 10⁻³ is 1 millimeter. 10⁻³ meters is equal to 1 mm. So और थोड़ा प्रिसाइज
मिलीमीटर कैलकुलेशन का डिवाइस अगर आपको मिल गया तो आप वेवलेंथ ऑफ लाइट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपको मालूम ही नहीं है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट का रेंज क्या है, तो आप अगर कोई एक ऐसा डिवाइस लेके आए जो ये मेजर ही नहीं कर सकता, देन your experiment will not be successful. So this is the reason why all these things are very important. ये important लगता नहीं है ये, और ये कोई पूछने वाला भी नहीं है, but इसका physical significance ये है. That is why NCERT has put this in this book. Measurement of time. Measurement of time is very complicated problem. It is having multiple paradoxes to it. इतना आसान नहीं है टाइम मेजर करना, बट उन्होंने किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड टाइम किया हुआ है. एटॉमिक क्लॉक कहते हैं उसको. उन्होंने सीजियम मटेरियल पर होने वाले रेजोनेंस के बेसिस पर उन्होंने 1 सेकेंड बताया हुआ है. इफ यू रीड, अगर आप पढ़ेंगे इसको मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद, विच यू ऑल हैव टू डू, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. जस्ट बाय रीडिंग, लुकिंग एट दिस लेक्चर, looking at this course, you won't be able to understand, but you have to go through it once again after you hear. This is very important because you need a standardized time, because as you change locations in space and as mass changes, time also changes, so you need a standard way to measure it. इसीलिए ये important है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, जो कलकत्ता और न्यू दिल्ली में मेंटेन किया जाता है, it is also having multiple atomic clocks kept in that laboratory. उसी के बेसिस पर हमारा IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन हुआ है. अगर हम वहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है और वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ हो जाता है जिसकी वजह से वो डैमेज हो, भूकंप आ गया, कुछ टूट गया, तो हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है. इसलिए वो एक ही जगह पर नहीं रखते, अलग अलग जगहों पर सेम चीज़ें रखते हैं. नाउ इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इनटू डिजिटाइज्ड. So there will be multiple reference clock which you can use to measure it or compare it. Accuracy and precision in measurements and error in measurements. उन्होंने एक लाइन लिखा है जो करोड़ों रुपयों को भी अगर आप देंगे तो आपको कोई बताएगा नहीं. Measurement is the foundation of all experimental science and technology. ये बहुत important है. आपने सुना होगा बहुत जगह एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लाइक लाइगो एक्सपेरिमेंट हुआ था, LIGO, जिसमें उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटरमाइन किया. ये सुनने में तो बहुत आसान है, वेव्स आए, हमने डिटरमाइन किया, हमने देख लिया, वेव्स आते हैं, ऐसे वेव्स आते हैं, तो नाउ लेट अस गिव नोबेल प्राइज. बट इसमें इशू क्या है कि इन सब को आपको फिजिकली मेजर करना है. फिजिकल मेजरमेंट एंड थियोरेटिकल मेजरमेंट में जमीन आसमान का फर्क है. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. you want a rod, एक metal rod which is having a diameter of 5 mm and a length of 100 mm. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपने थियोरेटिकली ड्रॉ कर दिया और आपने ये बता दिया कि मुझे इस तरह चाहिए, बट इसमें ये इशू है कि आप जब सच में बनाओगे यही सेम रॉड, आपको किसी चीज से आपको ये नापना पड़ेगा, 5 mm नापना पड़ेगा, और जब आप नापोगे आपको समझ में आएगा देयर इज नो रॉड इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन एवर प्रोड्यूस विथ एग्जैक्ट डिमेंशंस. वो इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उन इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बना लो, किसी में भी एक क्षमता नहीं है कि वो बता सके आपने एग्जैक्ट बनाया. इट विल ऑलवेज हैव सम रेंज एंड इट विल ऑलवेज हैव एन एरर. इसी एरर को क्वांटिफाई करने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो आगे आप देखेंगे. दिस इज व्हाट वी नोन एज, विच वी कॉल एज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. एक्यूरेसी का मैं एक उदाहरण देता हूं. अगर आपका एग्जैक्ट डिमेंशन 5 mm है एंड इफ योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेज इट इज 4.9 millimeters or if it says 4.8 millimeters, then it is very accurate measurement. But if you have a measuring device and it measures as 4.1 millimeter
which is off by almost a millimeter, it is an inaccurate device. ये अक्सर होता है जब लोग नटराज का स्केल लेकर जाते हैं मेजर करने के लिए, गलत गलत मेजरमेंट्स आते हैं और लोग वही लिखते जाते हैं, इट इज हाईली इनएक्यूरेट मेजरमेंट। अभी आती है बात प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या होता है, जो लोग अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो कोचिंग क्लास वाले भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो ऐसा एग्जांपल देते हैं, दिस इज अवर टारगेट, इफ लॉट्स ऑफ टारगेट हिट्स क्लोज टू इट देन वी कॉल इट एक्यूरेट, एंड इफ लॉट ऑफ अवर टारगेट्स हिट अ सिंगल स्पॉट देन इट इज प्रिसीजन। ये आप लेके क्या करोगे, इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है। The real way in which precision actually plays a role is in this manner. If you have a scale, okay, and it has demarcations like this, like 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, और आप ऐसे चीज को मेजर कर रहे हो which is less than an mm, then you have very poor precision. आप let's say this is 0.5 mm और ये स्केल आप लेके जा रहे हो इसको मेजर करने के लिए, तो आप क्या डेटा दोगे, 0 mm या फिर 1 mm, बिकॉज बीच में कुछ है ही नहीं डिमार्केशन। सो इसलिए दिस स्केल इज वेरी पुअरली डिजाइन। लेकिन उसी समय आपको कोई ऐसा स्केल मिला जिसके अंदर 1 mm भी है, 2 mm भी है, 3 mm भी है, और बीच में ऐसे स्मॉल 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 डिविजन्स है। अगर आप इससे लेकर आप मेजर करोगे तो आपको मिलेगा 0.4 या फिर 0.5। सो दिस स्केल इज मोर प्रिसाइज देन दिस वन। ये होता है असली प्रिसीजन और एक्यूरेसी का खेल। ये टारगेट वारगेट अगर आप बना रहे हो तो आप ये एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। बट इफ योर टीचर इज टेलिंग यू टू राइट दिस एग्जाम्पल, प्लीज गो एंड राइट दिस एग्जाम्पल, बिकॉज सीबीएसई हैज अनदर प्रॉब्लम एंड दैट इज जो सॉल्यूशन सीबीएसई बुक में है उसी तरह आप सॉल्व करोगे। अगर आपने कोई और मेथड यूज किया तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा। डोंट नो दी आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक, but this is how it is. If your teacher has told to write this example, please go and write this example. Okay, but this is wrong. This is not a proper example. It gives no significance of real use. Okay, और वही चीज यहाँ पर भी explain किया गया है। If you read this paragraph, this would be exactly same to what I just told. And then there is errors. The reason errors are very important, if you think of like जस्ट नॉर्मल सेंस में आप देखोगे एरर से हमें क्या लेना देना, एरर्स आर बैड। बट द थिंग इज, आप इस दुनिया में कुछ भी मेजर करोगे एरर जरूर होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप एक ही लेवल पर मेजरमेंट नहीं होता, मल्टीपल लेवल्स पर मेजरमेंट्स होते हैं। लाइक आप टू गिव एन एग्जांपल, लेट्स से एक प्रोडक्शन लाइन है। इनिशियली मेटल जो था, मेटल को उन्होंने मेजर किया, शीट मेटल को, एक मेटल शीट होता है उसको उन्होंने मेजर किया। यहाँ पर एक लेवल का एरर ऐड होता है। उसके बाद किसी ने कुछ मैन्युफैक्चर किया उसका, लेट्स से उन्होंने एक कैन बनाया उस शीट मेटल का, तेल का कैन होता है, पेप्सी का कैन होता है, कोल्ड ड्रिंक के कैन होते हैं। इसको उनके डिमेंशंस पे उन्होंने बनाया और यहाँ पर एरर मेजरमेंट हुआ 2। इसके बाद जब वो पैकिंग हुआ, पैकेजिंग हुआ, और जब वो सेल होने गया, बिकने गया मार्केट में, यहाँ पर अलग टाइप का मेजरमेंट होता है बाय क्वालिटी डिपार्टमेंट। यहाँ पर अलग मेजरमेंट होता है एरर का। ये एरर्स जो होते हैं ये अलग 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 लेवल्स पर ऐड होते जाते हैं व्हेन यू मेक समथिंग और यू डिजाइन समथिंग। इस समय कौन सा मेजरमेंट सही है इसको डिटरमाइन करने के लिए, और whether your finished product is according to standard or not, मतलब अगर वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है, और जो एरर मेजर हुआ है वो टॉलरेंस रेंज में है कि नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए हमें एरर्स के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, व्हेन इट कम्स टू एक्सपेरिमेंट्स, एंड व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर इज एवरीथिंग। इनिशियली एक रिपोर्ट आया था
which CERN scientists या CERN people had actually claimed that कोई न्यूट्रिनो पार्टिकल उन्होंने जब एक्सेलरेट किया था फ्रॉम वन माउंटेन टू अनदर, उन्होंने क्या किया, एक पहाड़ था, उस पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक उन्होंने न्यूट्रिनोज फायर किया था और उन्होंने मेजर किया कि कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गो फ्रॉम वन माउंटेन टू द अदर, एंड दे रिकॉर्डेड दैट. And then there was a distance measurement between the two mountains. They measured that also. And when they did distance divided by time, it became greater than the speed of light. लेकिन ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इस पूरे सिस्टम हमारा जो डिजाइंड है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ पर एरर क्या हुआ, यहाँ पर था सिस्टमैटिक एरर. उन्होंने डिस्टेंस मेजरमेंट जीपीएस से कर लिया और जीपीएस रिलायबल नहीं होता. तो जीपीएस में हुई इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण उनको गलत डेटा मिला और उन्होंने गलत कंक्लूजन निकाल दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट द यूनिवर्सल स्पीड लिमिट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, या फिर जब आप एक्सपेरिमेंट का डिजाइन करते हो तब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सिस्टमैटिक एरर्स हो सकता है. लाइक इन दिस केस इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्ट डिजाइन या फिर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से आप गलत डेटा नाप सकते हो. ये रद्दी वाले के साथ बहुत होता है. रद्दी वाले लोगों का जो स्प्रिंग का जो सिस्टम होता है, स्प्रिंग वेट सिस्टम, वो जीरो कभी नहीं होता. वो हमेशा 500 ग्राम ऊपर नीचे जरूर होता है. तो आप कुछ भी मेजर करो वो कम ही दिखाएगा वेट. अगर 5 kg है तो 4.5 kg. तो दिस इज अ डेलिबरेट सिस्टम इंस्ट्रूमेंटल एरर. बट आप रद्दी का एग्जाम्पल मत लिखिए, आप कोई फिजिक्स एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल लिखिए. एंड देन देर इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर. जो अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेशन का, दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. एंड देन पर्सनल एरर, ये बहुत होता है. अगर आप स्केल लेकर जाओगे, आपको लगता है कि आपने करेक्ट जगह आपका जीरो मार्क रखा हुआ है, बट वो ऑफसेट हो चुका होता है और जब आप मेजर करते हो वो लेंथ खराब निकलता है. टू गिव एन एग्जांपल, इफ यू आर मेजरिंग समथिंग लाइक अ बॉक्स और सो, इफ यू कीप योर स्केल लाइक दिस by accident and your zero is over here instead of it being over here, you will measure something wrong. This is clearly personal error. एंड देन पैरेलैक्स एक चीज होता है, जब आप ट्रांसपेरेंट स्केल यूज करते हैं और आप ट्रांसपेरेंट स्केल के थ्रू एक एंगल पे देखते हैं, रिफ्रैक्शन होने की वजह से आपको गलत मेजरमेंट दिखता है. दिस इज पैरेलैक्स. यू नीड टू क्लियरली बी विजिलेंट, मतलब आपको सतर्क रहना है, इन द मोमेंट में आपको प्रेजेंट रहना है और आपको ये सब देखना है कि आप ये गलती ना करें. So that is why this systematic errors are important. And then there is least count error. Least count error ऐसा कोई error होता नहीं है per se. It is nothing but the limitation of your measuring instrument. अगर आपका स्केल पर 1 mm सबसे छोटा मेजरमेंट है, यूजुअली ये 15 सेंटीमीटर के जो स्केल आते हैं मार्केट में, लाइक दिस नटराज एंड फेबर कैस्टल, it will always have 1 millimeter as its least count. But if you go to higher studies, you will find that there are micrometers out there which are having 0.01 millimeter as its smallest measuring unit. This is the least count. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास ऐसे 1 mm का लीस्ट काउंट का स्केल है और आपने मेजर करके बोला कि दिस पीस ऑफ समथिंग इज मेजरिंग 5.12 centimeters, then it is correct. But if you would say 5.123 centimeters का है कोई चीज, then it is wrong, because least count itself is क्या बोलते हैं 1 mm. Even this is wrong because only 5.1 can be the correct answer. You cannot measure 5.12 with a 1 mm least count. मतलब आप ये जो
वन, ये जो 2 का जो प्रिसीजन है ये आप कभी अचीव नहीं कर सकते। तो दिस इज द लीस्ट काउंट एरर विच दे आर टॉकिंग अबाउट इन द एनसीईआरटी बुक। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस लीस्ट काउंट एरर, बिकॉज इन इंडस्ट्री इफ यू गो एनीवेयर, ओके, एनीवेयर इन द इंडस्ट्री, लाइक यू गो टू सम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वहां पे जो डायल्स होते हैं जिसपे टेम्परेचर दिखता है, जिसपे चीजें दिखती हैं एलईडी स्क्रीन पर, वो उसका जो प्रिसीजन होता है वो उसके लीस्ट काउंट पर डिपेंडेंट होता है। तो अगर आपने गलत प्रिसीजन देखकर कुछ नोट डाउन कर लिया, उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दी लॉन्ग रन, बिकॉज ऑल दीज प्रिसीजन्स विल एड एज गार्बेज वैल्यूज and it will create a havoc as you go through the production. Then we have the error or sum or a difference. ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये इस तरह इस्तेमाल होता है, let's say we have two objects, okay, एक object 1 और यहाँ पर है object 2। आपने एक चीज को मेजर किया, let's say it had an error, okay, you measured something and you wrote that it would be having this measurement, and you measured the second object and you said it had a dimension b and it had a plus minus error of delta b। फिर आपने इन दोनों को कहीं पर तो ज्वाइन किया, like you joined it। This happens all the time in engineering where you join 2-3 things which are measured separately. So when you join these two, the combined length is not measured। जब आपने ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को जब ज्वाइन कर दिया, बहुत टाइम मेजर नहीं किया जाता, उसको डायरेक्टली डिमेंशन और उसके एरर के साथ लिख दिया जाता है। दिस इज द वे यू यूज दिस एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस, यू यूज इन दिस मैनर। यहाँ पर जो उन्होंने दिखाया है, दिस इज द वे यू यूज। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? द सिग्निफिकेंस इज, अगर आपको पता है कि पहले मेजरमेंट का एरर डेल्टा बी है, दूसरे का डेल्टा ए है, then your final error will be an addition of the two. It is not intuitive. ये सिर्फ समझने से नहीं आता। अगर एक का एरर है, दूसरा का एरर है, always when you add them you can never be sure that it will always be the addition of the two, but the mathematics says so, that is why we take it for granted. This is why they have given in NCERT book कि sum of error का क्या significance है। Now a word of advice, ये मैं एज एन असाइड और ब्रेक मैं कह रहा हूँ, आप ये आदत कभी ना डालिए कि आप अपने टीचर्स के पास जाकर हर दो चीज को पूछ रहे हैं एज अ डाउट। ये लोग करते हैं, मेरे दोस्त करते थे। क्यों जा रहे हो भाई टीचर के पास? मेरे पास डाउट है, आई हैव अ डाउट। और वो डाउट क्या है? कुछ नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके पास एक चीज है जो पुराने लोगों के पास नहीं था, इसलिए वो डाउट सेशन नाम की चीजें होती थी, एंड दैट इज गूगल एंड इंटरनेट। आपको एक इंटरनेट पे गूगल सर्च करना है और आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये डाउट पूछने की आदत 11th-12th में नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप ये जूनियर कॉलेज के आगे कंटिन्यू करेंगे, यू कैन गो टू BMS, दैट मार्केटिंग, एनीवेयर यू गो, इंजीनियरिंग, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल डिग्री यू गो, अगर आप ये डाउट की आदत छोड़ेंगे नहीं तो आपको वो बर्बाद कर देगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, आपके सारे दोस्त चुटकी बजाते बजाते अपने सारे प्रॉब्लम को हैंडल कर लेंगे, लेकिन आप बिल्कुल नहीं करोगे। और इसका प्रॉब्लम यह है कि आपके सारे दोस्त आगे निकल लेंगे और आप सिर्फ डाउट पूछते रह जाओगे, एंड यू विल नॉट हैव दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्रोफेशनल डिग्री में कॉन्फिडेंस होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप जब डिग्री लेकर निकलोगे बाहर कंपनी में काम करने या खुद का कुछ काम करने, आपके पास इतना सा भी 0% कॉन्फिडेंस रहेगा और आप खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई if you go to a degree program, you will always find that no one will be willing to help you there. आप खुद से अकेले हो,
और अगर आप खुद का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है आपके पास, तो आप खुद से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के बहुत इश्यूज होने वाले। सो इफ यू आर अ पर्सन आस्किंग डाउट्स ऑल द टाइम, आस्किंग योर कोचिंग क्लास मेंटर थिंग्स एवरी टाइम, 2-3 डाउट्स हियर एंड देयर इज फाइन, ओके। ट्रिवियल डाउट्स होते हैं, एकदम सीधे साधे डाउट्स होते हैं, जो एक क्लियर हो गया तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाते हैं। कुछ लोग सीधा चैप्टर लेके जाके टीचर के सामने रखते हैं और बोलते हैं पूरा चैप्टर पढ़ाओ, डाउट डाउट है मुझे। डोंट बी दैट पर्सन, एंड इफ यू आर दैट पर्सन प्लीज चेंज and stop asking doubts. You have Google, you have internet, go on the internet, search doubts on your own, clear them on your own, because this will be a greater learning experience than someone solving it for you. Continuing, errors in the case of something raised to something, ये भी काफ़ी यूज होता है। अगर आपने एरिया कैलकुलेट किया है, like area of a square or area of something, so if you have the area you want to measure on this side and you have an area measured on this side, then if you square it, then you would be following this method. So basically our error in our quantity z would always be equal to delta a by a plus delta a by a, which is kind of like solving like this. और यहाँ पर you will need to be careful when you have multiple powers raised to each other. It is self-explanatory. You can directly use this formula. This formula is basically used most of the times in statistics, जहाँ पे raised to the power बहुत आता है, and this is not counterintuitive that you have to use this formula itself. ये derived formula है, इसमें आप error को add कर देंगे, then error will be greater or you could be underestimating the error. आप error को कम समझ रहे होंगे। Significant figures, very important. The reason significant figures are very important is when you measure something with an instrument, the data that you generate is always significant. मतलब आप significant digits ही measure करोगे। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, आपने गाड़ी चलाया होगा, गाड़ी के अंदर ओडोमीटर होता है और स्पीडोमीटर होता है। जो भी आप मेजर कर रहे हो, अभी तो डिजिटल आ गया है, उस डिजिटल गेज पे जो भी नंबर दिख रहा है, those numbers are significant numbers. If you are measuring something with a scale, आपने स्केल से कुछ मेजर किया, वो जो भी मेजर्ड डेटा होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। ये क्यों इतना एम्फेसिस है यहाँ पर? ये क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूनिट्स चेंज हो जाते हैं, यूनिट्स एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदल जाते हैं। जब आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तभी यूनिट्स जब बदलते हैं, नंबर भी बदल जाता है। For example, if you have 2 kilometers and you converted it to meters, so now numbers have increased. तो आपको एक गलत अंदाजा होगा कि शायद 2000 मीटर और 2 किलोमीटर में ये फर्क है कि 2000 मीटर ज़्यादा एक्यूरेट है। ये जो गलत फहमी जो आ जाती है, एंड दिस कॉस्ट मनी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए, और जब हम डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या एक्सपेरिमेंट प्रयोग का जब हम डिज़ाइन करते हैं प्रॉपरली, तब इसका ध्यान रखा जाता है। हियर सिग्निफिकेंट डिजिट इज जस्ट 2। जस्ट बिकॉज 2000 आपने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका सिग्निफिकेंट डिजिट अभी 4 हो गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी मेजर किया हो, यहाँ पर बताया हुआ है इस पैराग्राफ में। If you read it for the first time, you'll be very confused, but once you listen to this, you'll be able to form an idea of it. This apparently is the most favorite thing of all examiners. Even when I was studying my 11th and 12th, this was one of the most famous questions which all of the papers used to ask. हर बंदे यही पूछेंगे। All non-zero digits are significant. अगर आपका कोई भी measurements में कुछ भी नॉन जीरो डिजिट्स है, ये सारे सिग्निफिकेंट है, एंड ऑल द जीरोज बिटवीन द टू नॉन डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। ये बोलने वाली बात नहीं है,
because अगर 1203 में if all these four are not significant, then your measurement will not make sense. 1203 is the number, and if 0 is not significant, then it makes no sense. That's why this 1 2 3 4 is all significant digits. And if the number is less than 1, the zeros on the right and the zeros on the left of the first non-zero digit are all not significant. ये इतना emphasis इसलिए है, to give an example, अगर इसी चीज को I converted into thousands, not thousands, let's say I take 2 mm, I convert it into meters. तो इसमें जस्ट बिकॉज यहाँ पर 2 जीरो ऐड हो गए और एक और जीरो ऐड हो गया, सडनली द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर नॉट 4, it is just 2 because you have measured it as 2. So just because you change the units and now it is less than 1 and there are zeros over here, so suddenly these digits don't make significance. ये zeros significant नहीं है. इसका एक और एग्जाम्पल है. कभी कभी लोग राउंड ऑफ करते हैं. when you have a meter, okay, when you have meters like 0.002 meters, लोग क्या करेंगे, ओके ये मीटर्स में है और 2, this is very very small, okay, this is actually not correct, I think yeah, this is correct, so just 2 millimeters. तो मैं क्या करूंगा, मैं आई विल कंसिडर दिस इनसिग्निफिकेंट एंड दिस इज प्रोपोर्शनली इक्वल टू 0 मीटर्स. ये अगर करते हैं लोग तो दिस इज रॉन्ग. द रीजन इट इज रॉन्ग इज 2 is a significant, you cannot significant digit and you cannot just omit this. This will make it wrong calculation. इसलिए significant digits का इतना importance है that people don't miss things thinking they are trivial numbers. बकवास नंबर है करके लोग छोड़ के ना चले जाए numbers. And the terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant, obviously. So just because you have 1 2 3 meters, आपने उसको mm में कर दिया, इसका प्रिसीजन बढ़ नहीं गया, इसका कुछ भी बढ़ा नहीं है, इसमें सिर्फ 1 2 3 जो थे वही 1 2 3 है. जस्ट दैट जब आप mm में कर रहे हो, आप कोई नंबर एक्सक्लूड ना कर लो, दैट वुड बी दी केयरफुल थिंग टू बी लुकिंग एट, दैट्स ऑल. And memorize these things. What they will do is they will give problems like this. आपको एक नंबर देंगे, बोलेंगे calculate significant digits and mention which are they. So just go through this, you will be able to understand it carefully. It is quite simple. And again here also, the trailing zeros in the number with decimal point are significant. The reason this is significant, the others are not significant, is 3.500 जो है, ये अगर mm है तो इसमें ये जो 00 है ये आपको मिला है आफ्टर लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अगर ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बता रहा है कि 3.500 है, देन इट इज एग्जैक्ट, इट इज नॉट इक्वल टू 3.501 mm एंड इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 3.499 mm. ये दोनों नहीं है, ये एग्जैक्ट 3.5 है, इसीलिए ये 4 नंबर होते हैं सिग्निफिकेंट. ये सब जब आप फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करोगे आपके लैब्स में, आपको तब समझ में आएगा. एंड ऑल्सो अनदर साइड नोट, बहुत सारे टाइम क्या होता है कि मैडम लोग, जो टीचर लोग ये सिखाते हैं, ये कोर्स बहुत सारा टाइम यही चैप्टर में वेस्ट करते हैं. दे गो ऑन टीचिंग द सेम बोरिंग चैप्टर फॉर मंथ्स, विच इज यूजलेस because this chapter will be few 10 marks. You don't want to waste all that time. That's why I'm skipping all this to only the important stuff. Know the important stuff, practice the stuff which would come in the exam, because in the end all you need is marks at 11th standard stage. आप ज़्यादा सोचना समझना प्रयोग करना छोड़ दीजिए. Just read what is important, understand what is important, practice what is important.
Do not waste time like your teachers, and if they are wasting times for months on end at your college, please leave them and move ahead with the next chapter. इन एम्बिग्युइटीज को हटाने के लिए क्या करते हैं साइंटिस्ट लाइक अस, लाइक इंजीनियर्स लाइक अस? व्हाट वी डू इज वी यूज पावर ऑफ 10. पावर ऑफ 10 इज यूज्ड एवरीवेयर. ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं. अगर आपके पास एक लंबा क्वांटिटी है लाइक 1 2 3 4 like 9 8 7 like meters, what you can do is you can do 1.23987 into 10 raised to 1 2 3 4 1 2 3 4 5. इस तरह अगर आपने लिख दिया तो लोग क्या करेंगे कि ये जो डिजिट्स है ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, and this 10 raised to 5 they can actually use it in calculations. So how you use this, how can you use this? The way you use as a power of 10, which is very beneficial, is in this manner. You have a large digit and you have another large digit. Okay, इसको आप multiply कुछ like 10 ऐसे कुछ कर रहे. So what people do to make the life simple is 1.23456 10 raised to 5 by 5.875 10 raised to 3. So अभी 10 raised to 3 ऐसे कट करके वो चेंज कर देते हैं. And this makes calculation simple because now you are dealing with small numbers, and in the future they will tell you how to approximate and round these things off. अगर आपने round off कर दिया तो आप बड़े बड़े नंबर्स को छोटे छोटे नंबर्स में बदल कर हैंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. एंड द अनदर इम्पोर्टेंस इज व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ योर आंसर. इफ योर ऑर्डर ऑफ आंसर इज 10 raised to 2, मतलब आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई बाय 100, nothing to do with something into 100 हो गया. Okay, nothing to do with that. Like in this case 10 raised to 2 means the order of magnitude or the range would be 10 raised to 2. तो आपको इसी बेसिस पे पता चल जाएगा कि आपके मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से आपका डिजाइन किस तरह होना चाहिए. दैट इज द बेसिक यूज ऑफ ऑल दिस. एंड देन देयर आर रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. जो अभी मैंने जस्ट समझाया वही सेम चीज. आप इसको इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स as there are in the original number with least significant figures, with the least significant figures. Very simple. आपको significant numbers को खोना नहीं है. आप round off के चक्कर में आप significant numbers को ना खो दें. Again, to be again very precise, अगर आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो और वहां पर ये कह रहा है कि वो your dangerous temperature of boiler is equal to 100, okay, and your measuring temperature thermometer में दिखा रहा है कि वो 100.2 है डिग्री सेल्सियस. तो now significant digits here is equal to 4, here is equal to 3. लेकिन आपने क्या किया कि डिवीजन सब्ट्रैक्शन के चक्कर में अपने 0.2 को for ease of calculation ले लिया 100. So when you do your calculation of safe degrees for boiler operation, it came out to be 99 degrees Celsius. और आपने देखा कि अरे डिजाइन is saying that it should be 100, mine is 99, so it is safe to operate. Sometimes it will lead, sometimes all the times it will lead to a catastrophic disaster. So that is the reason why you do not lose significant digits. Significant digits are there to be used, never to be approximated, and if you have to approximate, there are rules. वो रूल्स क्या है वो आगे NCERT says just that. So rounding off uncertain digits, there are rules. These are not very complicated rules. If you just read through it, you will understand that if you have like a number like this, like 2.746, you can round it off to 2.75. But वही 2.743 को आप 4.5 नहीं कर सकते, आपको 2.74 रखना पड़ेगा. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इट इज जस्ट अ नोटेशन फॉलोड. देयर इज नो लॉजिक हियर. ओके, जस्ट अ स्टैंडर्ड वे ऑफ फॉलोइंग इट. एंड दीज रूल्स
which they have mentioned here are also self-explanatory. Just go through them, you will understand it. The thing is ये जो complicated थोड़ा rule है ना, इसी रूल पर मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आए, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पर आएंगे. ये मैं क्वेश्चन पेपर देख के नहीं बोल रहा, जस्ट बाय लुकिंग एट देम एंड रीडिंग थ्रू देम आई एम टेलिंग, because it is tricky and it is very nice for the teacher to cut marks. So practice this rule for sure and go to your exam. And then there are dimensions of physical quantities. This is the most important aspect. So nature of physical quantity is described by its dimensions. Okay, so just in the case, you always mention any dimension with a square brackets all the time. No matter where you go, if you want to mention a dimension, it is mentioned in a square bracket. The reason it is mentioned in a square bracket, इसका एक ही logic है कि जब आप mathematical notations बनाओगे, like in the future you will be using many equations. Okay, like this. If you go to higher studies, what you will find is आपको multiple equations मिलेंगे which are using just letters, number दिखेगा ही नहीं आपको. तो जब इतने letters होते हैं, उन लेटर में वेरिएबल क्या है और डिमेंशन क्या है, ये अगर आपने गलत कर दिया, then you can take a variable as a dimension and go forward, and it can be a wrong answer. So to differentiate variables from dimensions, they have just told use square brackets. और square brackets usually कोई यूज नहीं करता मैथमेटिक्स में. आपने देखा होगा all mathematical quantities, okay, any mathematical thing you ever see, if you see any equation, they will always use curly brackets or rounded brackets but never square brackets. That is why everyone avoids square brackets, because it is reserved for dimensions and matrices. Okay, so the dimensions of a physical quantity are the powers of which the base quantity is raised to. Okay, very simple. Here also they have given an example of force. So force को किस तरह करें? Force is equal to newtons. Newtons is ma, mass into acceleration. So you have mass times acceleration, which is length, times time raised to minus 2. Time raised to minus 2. So this is our dimension of force. So mlt raised to minus 2. This is the dimension of force. So what you can infer with this? What is the use of this? The use of dimensions is always with respect to correlations. Meaning, आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं, जो हर समय हम यूज करते हैं एज engineers. We engineers use dimensions like anything, all the time, everywhere, because that gives us insight. आपको आगे वाले चैप्टर में भी पता चलेगा. अगर एक क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, ओके, एक क्वांटिटी है x जो हम मेजर कर रहे हैं, और उसका हम रिजल्ट ढूंढ रहे हैं या उसका इफेक्ट ढूंढ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y. We have a x and a y, but we want to find a relation between them, whether it is proportional, inversely proportional. In that aspect, in order to find it, you use dimensions and you calculate constants. X equal to y times k. इस तरह हम इंजीनियर्स हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी और डिमेंशंस का इस्तेमाल करके फॉर्मूलाज बना देते हैं. In the next chapter you will maybe find this Young's modulus and this stress strain. I'll explain that very nicely, which your even physics teacher would not be able to explain it properly. Okay, so this is the way you do it, and practice this dimensions of physical quantities जो आपके reference book में रहेगा, जो भी आपके book में आपको मिलेगा. Just practice, binge on it. To be short, just binge on it, practice it, because this question is a must. आपको वो अभी तक जो मैं पढ़ाया, आपके टीचर यही यहाँ तक आने के लिए 1 महीना लेंगे और ये इंपॉर्टेंट चीज को 15 मिनट में सिखा के बोलेंगे अगले दिन टेस्ट है और आपको सबका मार्क्स काटेंगे. प्रैक्टिस दिस फर्स्ट बिफोर यू प्रैक्टिस एनीथिंग एल्स. अगेन हियर dimensional formulae and dimensionless equations.
Again, the expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity is called the dimensional formula of the given quantity. तो इसमें m नॉट l रेज टू 3 t नॉट जो है वॉल्यूम का डिमेंशन है, स्पीड का अलग डिमेंशन है, बट इक्वेशन जो होता है इससे आप ढूंढ सकते हैं. इन द सेंस अगर आप वेलोसिटी इक्वल टू m नॉट l t रेज टू -1 मीन्स obviously you would have velocity equal to or proportional to, इसको मैं ठीक से लिखता हूं. So if velocity equal to m naught t raised to -1 l, meaning velocity is proportional to mass raised to 1 which is equal to 1 times 1 by t टाइम्स लेंथ. और जब आप रियलिटी में मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ बाय टाइम. तो इस तरह आप फॉर्मूलेज को डिराइव कर सकते हैं. आफ्टर एक्सपेरिमेंट यू फाइंड आउट दैट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k is equal to 1 because velocity does not have any proportionality. It is proportional to length, inversely proportional to time. As time increases, the velocity reduces. That is all. इतना ही है इसमें ज़्यादा सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है. Just practice these quantities and try to derive them and write the way I just told you and practice it with your other reference book. जो भी reference book मार्केट में आपको मिलेगा, just binge on it. Netflix देखना बंद करो और ये पढ़ाई करो. And dimensional analysis and its application. Again, the same thing which I just told you. अगर डिमेंशंस मैच नहीं होते हैं तो फिर फॉर्मूला गलत है. टोटली द फॉर्मूला इज रॉन्ग. टू गिव यू अ वेरी व्हाट यू से क्रूड एग्जांपल, ओके, देयर इज समथिंग लाइक अ बर्नौलीज इक्वेशन. उसमें मल्टीपल क्वांटिटीज का एडिशन हो रहा है, बहुत सारे क्वांटिटी जुड़ रहे हैं, उन सभी का बेस क्वांटिटी सेम होना चाहिए. That is all that they are saying. If you have a quantity x, you are adding with a quantity y, you are adding with a quantity z, and the product is an a, then the dimension of x should be equal to dimension of y should be equal to dimension of z, and all of this dimension will obviously be equal to a. This is all that is with respect to dimensional analysis and its application. This is used to check the formula. We use it all the time to check the formula. कोई फॉर्मूला रिसर्च में कोई लेके आता है, अगर वो फॉर्मूला ठीक है कि नहीं इसी तरह चेक किया जाएगा. So here they given the example of this laws of motion. So s is equal to ut plus half at square. So the dimension of s should be equal to dimension of ut, and dimension of s should be equal to the dimension of हाफ टाइम्स a टाइम्स t स्क्वायर. अगर आप इसको करेंगे बैठकर आपको पता चलेगा ऑल द डिमेंशंस आर इन लेंथ. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ये जेई टाइप के इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं. सो इफ दिस इज द फॉर्मूला, ओके, इफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ac is the formula, is the equation. If v square is having a dimension of l square, then what is the dimension of 2as? और वहाँ पे MCQ देंगे. Then you will just use your MCQ and try. Most people will do वो 2 times a times s का acceleration का निकालेंगे और फिर length का निकालेंगे. And 2 is a numerical quantity, so this doesn't count. So now they will say it is l square by t square. But all t square and this will all get cancelled. So l square by t square equal to l square by यहाँ पे t square. So लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करते बैठेंगे. But the people who know this will simply just write it down as it is. So this is how it is used.